कल हमने जो है कहाँ तक देखा था, वैलिडिटी के जो है हमने देख लिए थे। हम देख रहे थे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख रहे थे। इसमें हमने वैलिडिटी और एनफोर्सेबिलिटी के बेस पे देख लिया था कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है। एक शॉर्ट में हम याद कर लेते हैं वापस ताकि आपको समझ आ जाए। फर्स्ट हमने देखा था वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होंगे? जब ये एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, लीगल हो, इलीगल ना हो और वॉइड ना हो। सेकेंड था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो हमने दो चीजें देखी थी, एक वॉइड एग्रीमेंट और एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। वॉइड एग्रीमेंट्स वो थे जो क्या, वॉइड एब एनिशियो, मतलब शुरुआत से ही जो वॉइड है, आप जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे स्टार्ट करना तब से ही वॉइड था। और अदर हम देख रहे हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सब्सिक्वेंट स्टेज पे कोई सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए हैं या फिर कोई रूल्स बदल गए हैं लॉ में, जिसके कारण ये क्या हो गया है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गए हैं। थर्ड हम देख रहे हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है आपका? तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा था एक पार्टी के पास क्या होता है, ऑप्शन होता है। किसके पास होगा? अग्रीव्ड पार्टी। कौन होती है अग्रीव्ड पार्टी? जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, फ्रॉड हुआ है, मिस्टेक हुआ है, कोर्जन हुआ है, जिसके साथ गलत हुआ है उसके पास ऑप्शन है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना सकती है, या तो वॉइड या फिर वैलिड, जैसा वो ठीक समझे, ठीक है। हाँ, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में। फिर हमने देखे थे इलीगल एग्रीमेंट्स। तो इसमें देखा था कि सारे इलीगल एग्रीमेंट्स जो है वॉइड होते हैं, पर सारे वॉइड एग्रीमेंट क्या नहीं होते, इलीगल नहीं होते। इट मीन्स व्हाट, क्या देखा था कि इलीगल जो होती है चीजें वो क्या होती है, जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है या फॉरबिडन बाय लॉ है, निषेध है, मना है कि आप नहीं कर सकते और स्पेसिफिकली लॉ में लिखा हुआ है, ठीक है। पर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिकली मना नहीं किया है, आप करते हो तो वॉइड बन जाते हैं। कई बार वो कंप्लीट नहीं हो सकते इसलिए वॉइड हो जाते हैं, या फिर उसके अंदर क्या हो जाता है, कुछ अलग सर्कमस्टेंसेस ऐड हो जाते हैं। फिर लास्ट देखते हैं अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से थे? जिसके अंदर कोई भी टेक्निकल इशू क्रिएट होता है। टेक्निकल इशू कौन कौन से थे कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट जैसे इंश्योरेंस रिटर्न में होना जरूरी है, आपने रिटर्न में नहीं किया, ठीक है, तो ये क्या हो गया था आपका अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब आज हम देखेंगे फॉर्मेशन के बेस पे। तो ये चार होते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड, क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, और लास्ट होता है आपका ई कॉमर्स वाले, ठीक है, इंटरनेट के जो होते हैं। तो वो हम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पहला हम देखेंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अब एक्सप्रेस मीन्स व्हाट, आप एक्सप्रेस कर रहे हो, कैसे कैसे कर सकते हैं हम एक्सप्रेस? ओरली, बोलकर या फिर लिखकर, वर्ड्स के द्वारा, मतलब जहां पे वर्ड्स यूज होंगे वो एक्सप्रेस है। अब वो बोलकर हो या रिटर्न में हो, वर्ड्स होना चाहिए। तो अ कॉन्ट्रैक्ट वुड बी एन एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट इफ द टर्म्स आर expressed by words, बाय वर्ड्स और इन राइटिंग, ठीक है, दो ही चीज में हो सकते हैं, वर्ड्स के द्वारा एक्सप्रेस करोगे या फिर राइटिंग के द्वारा, ठीक है। तो सेक्शन 9 जो है हमारा वो बताता है कॉन्ट्रैक्ट कैसा कैसा हो सकता है। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। कहाँ दे के रखा है आपको? सेक्शन 9 में, कि कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। तो पहली चीज हमने एक्सप्रेस देखी, जो कैसे होगी, वर्ड्स और रिटर्न फॉर्म में होगी। इसका एक एग्जांपल देख लेते। ए बी से बोलता है टेलीफोन पे कि मैं अपना घर आपको सेल करना चाहता हूँ, कितने में? 2 लाख रुपीज में। और बी वहां से यस कर देगा, हाँ मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे वर्ड्स यूज हुए एक्सेप्टेंस में भी और प्रपोजल में भी, तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब दूसरा है हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड जो होता है वो हम किस चीज से देखते हैं? आपके कंडक्ट से देखते हैं, ठीक है, आपके बिहेवियर से देखते हैं। बिहेवियर मीन्स व्हाट, कि कुछ चीजें आप बोलोगे नहीं,
पर क्या होगा, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। जैसे आप किसी स्टेशन पे उतरे हो, कूली खड़े हुए हैं वहाँ, उन्होंने आपने जैसे ही सामान बस उतार ही रहते उठा लिया, उठा के वो बाहर तक लेके जा रहा है, स्टेशन के बाहर तक, ठीक है, आप रोक नहीं रहे हो, आप देख रहे हो आराम से पीछे 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 वॉक करके जा रहे हो कि ठीक है अपना सामान पहुंच गया। उसके बाद उसने पैसे मांगे और आप क्या बोल रहे हो, काहे के पैसे, आपने पूछा था मुझसे। तो क्या होगा, यहाँ पे आप मना नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब वो परफॉर्म कर रहा था उसका कंडक्ट सामान उठाना अपने आप में क्या बता रहा था, इम्प्लाइडली कि आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए परमिशन दे चुके हो और वो सामान ले जा रहा है और आप उसे पे करोगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल से सीधा समझ आता है कि इम्प्लाइड मतलब जहाँ पे कोई कंडक्ट देख के आपको समझ आ रहा है कि सामने वाला आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। आप किसी बस में चढ़ते हो, सिटी बस में, अब पैसे जब कंडक्टर मांगता है, बोले आपने बताया नहीं कितने लगेंगे, पूछा ही नहीं, तो आप बस में चढ़े हो, इम्प्लाइड है कि आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे थे, आप क्या चाह रहे थे, बस से जाना चाह रहे थे और इसके लिए आप क्या करोगे, पे करोगे। ठीक है, तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इन कॉन्ट्रास्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस एंड इम्प्लीकेशन। ये कैसे होता है, बाय एक्शन और कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। ठीक है, ये मेन इसका कीवर्ड है कि कैसे होगा इम्प्लाइड, एक्शन से समझ आएगा या कंडक्ट बिहेवियर, क्या बिहेव कर रहे हो उससे समझ आएगा। ये कहाँ पे दिया हुआ है, सेक्शन 9 में ही दिया हुआ है, दोनों एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों। तो इसकी डेफिनेशन में हम ये भी बोल सकते हैं इन शॉर्ट कि अदर देन वर्ड्स। ठीक है, हम ऊपर वर्ड्स यूज कर रहे थे, पर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉमिस जहाँ पे आप वर्ड्स यूज नहीं करते, वो क्या हो गया आपका, इम्प्लाइड। ठीक है, इलस्ट्रेशन वही है जहाँ पे कूली सामान उठा लेता है, लगेज बाहर तक जाता है और बाद में आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ए जो है रेस्टोरेंट में गया, उसने कॉफी ऑर्डर की, ये नहीं पूछा कितने की है क्या नहीं है, कॉफी ली और ड्रिंक कर ली, पी ली, तो इम्प्लाइड है कि उसे पैसे देने पड़ेंगे, प्राइस देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको पहले या तो देखना चाहिए था मेन्यू, आपने नहीं देखा, ये इम्प्लाइड है, आप ले रहे हो पी रहे हो तो आप पे करोगे। तो ये, अब इसी का एक और नाम बोल सकते हैं हम, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये क्या होते हैं, मीन साइलेंटली, आप बोले बिना कर रहे हो पर इम्प्लाइड है कि आपको फुलफिल करना पड़ेगा आपके कंडक्ट में। इसी का अनदर नेम बोल सकते हैं, यहाँ पे भी विदाउट वर्ड्स और स्पोकन रिटर्न के होता है ये। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इसका एग्जाम्पल ये है कि आप जब एटीएम से पैसे निकाल रहे हो, वो हो गया, या फिर आप जो है नेक्स्ट है कि आप जब जा रहे हो, वो लगती है ना अपनी बोली, ऑक्शन, ठीक है, सेल में, तो ऑक्शन करने गए आप। अब ऑक्शन में क्या होता है, सबसे पहले एक स्टार्ट करते हैं आप अमाउंट से कि इसके ऊपर आप बोली लगाओ। ठीक है, तो आप प्लेस वैल्यू लगाते गए, बोली लगाते गए, आपने बोला और लास्ट जो है बोल दिया, उसके बाद वो 3 बार पूछते हैं, 101 ए, 101 2, 101 3, जैसे ही ये बोला हैमर क्या करते हैं, वो फॉल करते हैं, बजा देते हैं। मतलब ये क्या हो गया, आप फाइनल ऑनर बन गए। अब आप ये नहीं बोल सकते मैं तो टाइम पास कर रहा था, मेरे पास तो 101 है ही नहीं और मैं नहीं खरीदना चाहता। ठीक है, आप बाद में ये करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको पहले सोचना चाहिए था। ठीक है, तो ये भी इसका एग्जाम्पल है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट का, ये भी उसी का नाम है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का। नेक्स्ट देखेंगे क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट मतलब, क्वाशी मतलब होता है आधा, एक तरीके से हाफ। तो हाफ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे आप एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली कैसे भी कॉन्ट्रैक्ट करने का इंटेंशन रख ही नहीं रहे हैं, पर कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है, सर्कमस्टेंसेस के अपने आप कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जहाँ पे आप बाद में क्या नहीं कर सकते हो, मना नहीं कर सकते हो कि मैं अब ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करूँगा, आपको करना ही पड़ेगा। जैसे आप एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, एक ही फ्लैट के नंबर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया डिलीवरी वाले को, वो आया आपसे पूछा आपने पिज्जा ऑर्डर किया, आपने देखा, हाँ सोचा घर में भाई ने किया होगा, किसी ने किया होगा, लिया और खा लिया। अब आपने ऑर्डर किया था नहीं, पर आपने क्योंकि उससे क्या ली है, सर्विस ली है, तो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे ही होते हैं ना, आपने उसको प्रपोजल दिया था कि हमारे लिए आप जो है पिज्जा लेके आओ ना, उसने बोला था आप खरीदोगे, डायरेक्ट हो गया। तो कुछ आपके किस चीज से होते हैं, अपने आप सर्कमस्टेंसेस से बन जाते हैं, क्रिएटेड बाय लॉ अंडर सम सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको लीगल राइट और लीगल ऑब्लिगेशंस जो है क्रिएट होती है और फुलफिल करनी पड़ेगी जिसने भी जो भी किया है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अब आपको कुछ लॉस्ट गुड्स मिले, तो आपका क्या ड्यूटी बनती है
कि आप फाइंड करो कि गुड्स किसके हैं और उसे जाकर वापस करो, ठीक है, ट्रू ऑनर को। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, यूज कर लिया, तो बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, पे रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वही है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ई कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉन्ट्रैक्ट से सीधा समझ आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। आप इतने सारे ऐप्स चलाते हो, सबसे पहले आप देखते होंगे नीचे वो आपकी क्या मांगता है, परमिशन की कंडीशंस को आप क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। पढ़ते भी नहीं है, 4-4 पेज की कंडीशंस होती है अगेन अगेन, जो कि बाद में बहुत दिक्कत दे सकती है जब वो क्या करते हैं, ब्रिज करते हैं, तो बिना पढ़े हम करते हैं। तो वो क्या है, ई कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट है। ई कॉन्ट्रैक्ट जब भी आप ईमेल के थ्रू या किसी भी थ्रू किसी को इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू प्रपोजल देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका ई कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ये सीधा सा है, ईमेल्स के थ्रू होता है तो हो जाएगा, और अदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है इन सब से हो जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, हमने क्या देख लिया है, वैलिडिटी में देख लिया है, सेकंड फॉर्मेशन देख लिया है। अब थर्ड हम ये फॉर्मेशन में देखा कि किस किस से कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं, बोल के भी बन रहा है, एक्सप्रेस करके भी बन रहा है, अपने आप भी बन रहा है, क्वेशी कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से बन रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कब किसको परफॉर्म करना होता है और इसके नाम क्या क्या है, ठीक है। तो पहला इसका है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड से ही समझ आ रहा है कि कंप्लीट हो चुका है अपने आप में, ऐसा फॉर्म समझ आ रहा है नाम से एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी नेक्स्ट आएगा, तो दोनों में अंतर है। अब एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वहां वो होते हैं जहां पे दोनों पार्टीज, दो पार्टीज है, वो क्या कर रही है, दोनों ने साथ में पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दिया। जैसे आप शॉपकीपर के पास गए और आपने कुछ खरीदा, तो जैसे आपने सामान लिया, आप वहीं की वहीं पेमेंट भी कर रहे हो, तो दोनों तरफ से दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट कर दी एट द सेम टाइम। तो कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही आप दोनों ने परफॉर्म कर दिया, क्या हो गया है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। द कंसिडरेशन इन गिवन कॉन्ट्रैक्ट कुड बी एन एक्ट और फॉरबियरेंस। एक्ट और फॉरबियरेंस मतलब कुछ एक्ट करना कार्य, फॉरबियरेंस कुछ ना करने का, है ना। ऐसी भी कोई चीज़ें आप बोलते हो कि आप यहाँ नहीं आओगे, डांस वहाँ नहीं करोगे, उस कंपटीशन में भाग नहीं लोगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ ही गाओगे, सिर्फ कहीं और नहीं गाओगे, सिंगर्स है तो कॉन्सर्ट हो रहा है, तो आप ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो कि आप हमारे यहाँ ही गाओगे और किसी के यहाँ नहीं गाओगे। तो ये नहीं गाओगे क्या हो गया, फॉरबियरेंस, ठीक है, आप मना कर रहे हो किसी चीज के लिए, ठीक है। तो व्हेन द एक्ट इज डन और एग्जीक्यूटेड और द फॉरबियरेंस, अब ये पहले तो लिख रहे हैं एक्ट कुछ करने के लिए आपने बोला था वो हो चुका है, तो डन हो चुका है, या फिर एग्जीक्यूट हो चुका है मतलब कंप्लीट हो चुका है, या फिर कुछ करने के लिए आपने मना किया था वो भी हो चुका है, तो वो कौन सा हो जाएगा, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जब एक ग्रोसर सेल शुगर खरीदता है सेलर से और कैश पेमेंट करता है, तो दोनों की तरफ से परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गई, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब हम देखेंगे सेकंड, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी वो होता है जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस बची है, ठीक है, परफॉर्मेंस बची है। जैसे आप ऐसा कुछ कर लेते हो कि नेक्स्ट वीक जो है आप मेरे यहाँ सामान भेज देना और मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। अभी अपन ने ओरली, मैंने आपको प्रपोजल दिया था कि है क्या, मोबाइल है आपके यहाँ या फर्नीचर है आपके यहाँ, तो आपने बोला हाँ, नेक्स्ट संडे तक हमारा जो है कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा, फिर फर्नीचर का ही काम करना, आप पहुंचा देना। तो अब क्या है, परफॉर्मेंस बची हुई है, कब होगी वो, नेक्स्ट संडे, तो ये एग्जीक्यूटरी है, ठीक है, बचा हुआ है। पढ़ लेते हैं। इन एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट द कंसिडरेशन इज रेसिप्रोकल प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन। अब ये वर्ड हमारा 2F में डिफाइन है, हम आगे देख लेंगे, बाकी आप समझ लो रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है, दोनों की तरफ से, इच अदर। रेसिप्रोकल प्रोमिस, मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि आप मेरे लिए क्या करोगे, आपका फर्नीचर पहुंचाओगे, और आपने मुझसे क्या प्रॉमिस किया कि आप उसके ऊपर पेमेंट दोगे, तो रेसिप्रोकल दोनों तरफ से, ठीक है। प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन जो है कंसिडरेशन की कॉन्ट्रैक्ट में, सच अ कंसिडरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर। अब ये जो कंसिडरेशन दोनों ने हमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें जो फायदा मिलना था दोनों को, वो कब मिलना है, इन फ्यूचर, ठीक है। कब होना है परफॉर्म, बाद में होना है, फ्यूचर में होना है, तो ये होता है हमारा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, वेयर जी एग्रीज टू टेक द ट्यूशन ऑफ एच, है ना, जी एग्री करता है कि मैं एच को ट्यूशन पढ़ा लूंगा,
एच क्या है, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, ठीक है, प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। अब वो ये बोलता है कि मैं नेक्स्ट मंथ से पढ़ाऊंगा, तो ये क्या है आपका कितने रुपीज में, 1000 रुपीज में। तो यहाँ पे क्या है कि एग्जीक्यूटरी है, क्योंकि ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उसने नेक्स्ट मंथ का प्रॉमिस दिया कि मैं नेक्स्ट मंथ से आऊंगा और ट्यूशन पढ़ाऊंगा। इजी है, एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटरी। अब इसी के अंदर आता है, ये अलग से नहीं है, यूनिलैटरल और बायलैटरल किस में आता है, एग्जीक्यूटरी के दो पार्ट है, ठीक है, एग्जीक्यूटरी के दो पार्ट है। यूनिलैटरल क्या है कि एक पर्सन की तरफ से बाकी है कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैं आपको एडवांस पैसे देके आ जाती हूँ किसी चीज के लिए और आपने बोला है कि आप उसकी डिलीवरी कब करवाओगे, 2-3 दिन में करवाओगे, नेक्स्ट फ्यूचर में कभी भी करवाओगे, तो ये आपका वन साइडेड का क्या है, एग्जीक्यूटरी है। तो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी, आपने एडवांस दे दिया, वो आपकी एक पार्टी ने क्या कर दिया, अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर दी है, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन जो भी है, एंड द अदर पार्टीज ऑब्लिगेशन इज आउटस्टैंडिंग, मतलब बची हुई है, ड्यू है, ठीक है। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। एम ने एडवर्टाइज किया है पेमेंट ऑफ अवार्ड 5000 टू एनीवन हु फाइंड्स हिज मिसिंग बॉय। अब आप जो देखते हो किसी का कोई वो बच्चा और कुछ घूम जाता है, मूवीज में देखते हैं ना कि जो भी ढूंढ के लाएगा 1 लाख रुपए, यहाँ 5000 में निपटा रहे हैं, तो ये बहुत कम है। तो ये 5000 रुपीज का उन्होंने क्या दिया, एडवर्टाइजमेंट दिया है कि जो भी ढूंढ के लाएगा। अब यहाँ पे जो है ए ने सॉरी बी ने क्या किया है, ढूंढ लिया है, बी ने क्या कर लिया है, ट्रेस कर लिया है बॉय को। अब वो बी तो ढूंढ चुका है, उसकी परफॉर्मेंस कंप्लीट हो गई है, पर वो जाएगा वापस देगा और पैसे लेगा, ये बचा हुआ है। तो एक तरफ से क्या है, पेंडिंग है, तो ये क्या है, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, आप ये देखते हैं। बायलैटरल में दोनों पार्टीज की परफॉर्मेंस बची हुई है, आप डिलीवरी कर देना, कैश ले जाना, ठीक है। अब जब होगी डिलीवरी नेक्स्ट मंथ, आप कुछ ऑर्डर दे आए हो, जब भी होगा, ठीक है, तो ये आपका बचा हुआ, या फिर आप हाफ दे आए हो और बचा हुआ बोल रहे हो बाद में, तो भी बचा तो है ना, तो उससे बायलैटरल में ही मानेंगे। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए प्रॉमिस करता है उसका प्लॉट सेल करने के लिए 1 लाख रुपए में, ठीक है। ए ने प्रॉमिस किया बी को कि वो 1 लाख में सेल करेगा प्लॉट। अब जो बी है वो एडवांस में कितना दे रहा है, अर्निंग मनी सॉरी अर्नेस्ट मनी, जो एडवांस मनी है 25,000 उसने एडवांस दे दिए, और बाकी के उसने बोला है मैं संडे को दूंगा, है ना। और उसने जो ए है उसने अपने प्लॉट का पोजीशन दे दिया है कि ठीक है आप रह लो, बना लो, जो करना है, पर मैं अभी डिड नहीं कर रहा हूँ, सेल डिड कब करूंगा मैं, बाद में। तो दोनों की तरफ से परफॉर्मेंस क्या है, बची है। अब जब बची है तो ये एग्जीक्यूटरी है। अब वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, मतलब टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमने देख लिए हैं, उसमें कोई डाउट है, नहीं है, क्लियर है। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रपोजल और ऑफर। ये हम पहले देख चुके हैं, पर यहाँ पे हम फिर से इसलिए पढ़ रहे हैं, इसके भी टाइप्स होते हैं, डिटेलिंग में पढ़ना पड़ेगा किस किस टाइप के ऑफर्स होते हैं। तो अब 2A में हमारी क्या है, डेफिनेशन है ऑफर की। अभी तक हमने ऑफर ऑफर सुना है, जस्ट समझा है कि प्रपोजल कोई किसी को किसी चीज का हो रहा है। अब हम डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। प्रॉमिस की देखी अभी तक हमने, प्रपोजल की डिटेल में नहीं पढ़ी है। तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज एसेंट टू अनदर, ठीक है। अब ये जब एक पर्सन दूसरे को एसेंट बोल लो, विलिंगनेस बोल लो, इच्छा, ठीक है, विलिंगनेस, मैं आपको मेरा मोबाइल बेचना चाहता हूँ, क्या आप खरीदोगे, तो ये क्या है, मेरी विलिंगनेस है। तो यहाँ पे एक पर्सन क्या कर रहा है, सिग्निफाई कर रहा है, बता रहा है अपनी दूसरे पर्सन को विलिंगनेस, ठीक है, किस चीज की, कुछ करने की, टू डू समथिंग और एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ करने के लिए या फिर कुछ चीज के लिए रोकने के लिए, कि मैं चाहता हूँ आप मेरे अलावा किसी और के यहाँ ना पढ़ाएं, है ना, मेरे इंस्टीट्यूशन के अलावा कहीं ना पढ़ाएं। तो ये कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव भी होता है कॉन्ट्रैक्ट, नेगेटिव भी होता है। तो आप प्रपोजल जब दे रहे हो पॉजिटिव चीज के लिए भी दे सकते हो, नेगेटिव भी। तो कुछ करने के लिए या फिर कुछ करने से एब्सटेंड करने के लिए, रोकने के लिए, आप ये मत करना, ठीक है, विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर। अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि पहले मैंने अपनी विलिंगनेस बता दी कि मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए ये करो, या फिर किसी और के यहाँ ना
गाओ ना पढ़ाओ, ये मैंने अपनी इच्छा बताई। उसके बाद अब मैं क्या चाह रही हूँ आपसे कि आप इसके अंदर ये करो कि आपकी इच्छा बताओ और आपकी इच्छा इसके ऊपर अनुमति दे दो कि हाँ मैं किसी और क्या नहीं गाऊंगा, या फिर मैं ये चीज आपसे खरीदने के लिए तैयार हूँ, ये करने के लिए मैं रेडी हूँ, आपकी बिल्डिंग बनाऊंगी। ये आप क्या दे रहे हो उसके ऊपर? एसेंट दे रहे हो। एसेंट मीन्स आप परमिशन दे रहे हो और हाँ हाँ भर रहे हो। तो पहले मैंने क्या किया, सिग्निफाई किया अपनी विलिंगनेस को, ठीक है, किस चीज के लिए, कुछ करने के लिए या ना करने के लिए। इस व्यू के साथ बताई है मैंने ये अपनी विलिंगनेस कि आपसे मैं एसेंट लूँ, ऑब्टेन करूँ एसेंट, आपकी इच्छा को लूँ कुछ करने के लिए या ना करने के लिए, उसी चीज के लिए। इसको बोलते हैं प्रपोजल। इन शॉर्ट हम वैसे ही समझ गए थे कि मैं आपको कुछ करने के लिए या ना करने के लिए बोल रही हूँ और आप उसके लिए हाँ भर रहे हो कि हाँ मैं ये करने के लिए रेडी हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, वर्ड्स थोड़े से आपके लिए नए हैं पर इजी अगर आप ब्रेक करके पढ़ेंगे तो। ठीक है, आया समझ में? एक पर्सन ने क्या किया, सिग्निफाई किया, ठीक है, बताया अपनी इच्छा दूसरे को। विलिंगनेस जो होती है, इच्छा होती है दूसरे को किस बारे में, कि मैं चाहता हूं तुम कुछ करो या कुछ ना करो, टू डू समथिंग और टू एब्सेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ करने से आपको रोकने के लिए। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको, विद अ व्यू, इस व्यू के साथ कि ऑब्टेन करूँ आपकी एसेंट, उस चीज के ऊपर आपकी क्या लू मैं, एसेंट लू कि आप ये करो या ना करो। हाँ, राय नहीं ले रहे हैं, आप ऑफर दे रहे हैं सामने वाले को, इसलिए बता रहे कि वो उस पर हाँ कर दे। प्रपोजल इसीलिए दिया जाता है कि सामने वाला एक्सेप्ट कर ले। तो इस व्यू के साथ मैं आपको ये बता रही हूँ कि कुछ कर दो या मत करो, मेरी इच्छा है कि आप इसके ऊपर क्या दे दो, आपकी एसेंट दे दो, हाँ कर दो कि हाँ मैं रेडी हूँ, हाँ मैं कहीं और नहीं गाऊंगी, उसके बदले मैं आपको कुछ दूंगी। प्रपोजल में मैं कुछ ना कुछ कंसिडरेशन जो है बताऊंगी। ठीक है, अब ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई, इसी को हम ब्रेक करके पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर, जो बना रहा है वो कौन होता है, प्रोमिसर या ऑफरर होता है, जो दे रहा है ऑफर। ठीक है, द पर्सन टू होम इज मेट, ऑफरी हो जाएगी या फिर प्रॉमिस ही हो जाएगी। ठीक है, या फिर हम उसे एक्सेप्टर भी बुला सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट करेगा क्योंकि प्रॉमिस ही करेगी। अब हम सेकंड देखते हैं इसका एसेंशियल्स में। फॉर अ वैलिड ऑफर द पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू नॉट टू डू समथिंग। अब जो पर्सन ऑफर दे रहा है, ऑफरर, उसको कम जरूरी है कि वो क्या दे, अपनी विलिंगनेस बताए कि मैं चाहता हूँ ये करो या ना करो। ठीक है, ये एग्जाम्पल से देख लेते हैं कैसे होगा। ठीक है, ए विलिंग टू सेल हीज गुड्स एट अ सर्टेन प्राइस टू बी, ए बी को कुछ गुड्स बेचना चाहता है, ये उसने अपनी विलिंगनेस बताई। अब ये जो है कुछ करने के लिए, टू डू के लिए है। ठीक है, और दूसरा फ्रॉम, एब्सेंट फ्रॉम डूइंग वाला एग्जांपल ये है, ए इज विलिंग टू नॉट टू डांस इन अ कॉम्पिटिशन इफ बी पेज हिम सर्टेन सम ऑफ मनी। मैं परफॉर्म नहीं करूंगा अगर आप पैसे दोगे। तो ये क्या है, ना करने वाला है, एब्सेंट फ्रॉम डूइंग का एग्जाम्पल है। ठीक है, दोनों का हो गया। इच्छा कैसी हो सकती, कुछ करने के लिए और ना करने के लिए। अब हम देखेंगे थर्ड, द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर। अब जो आप दे रहे हो ऑफर, क्या हो गया, सेम ही है, वो डेफिनेशन को हम ब्रेक करके एसेंशियल्स के थ्रू पढ़ रहे हैं ताकि आपको याद भी होता जाए, इजीली एक एक लाइन समझ आए। तो अब विलिंगनेस आप दिखा रहे हो वो कैसे होगी, उसका एग्जांपल देखते हैं। वेयर ए टेल्स टू बी दैट ही डिजायर्स टू मैरी, ठीक है, बाय द एंड ऑफ 2019, 2019 में। तो इसने जनरल बोला है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं 2019 में शादी करूंगा। अब इसका मतलब ये है क्या कि वो पर्टिकुलर इसको बोल रहा है कि आप मुझसे शादी करोगे, ये है आप जनरल बताओगे कि मैं 2019 में शादी करने का प्लान करूँ। इट मीन्स प्रपोजल है क्या, नहीं है। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे प्रपोजल होना जरूरी है, आपकी विलिंगनेस शो होनी चाहिए उस चीज के लिए। तो आप सिर्फ इतना बोलोगे कि मैं, मेरी इच्छा है 2019 में शादी करूंगा, यहाँ पे कोई ऑफर क्रिएट नहीं हो रहा है ए के द्वारा बी को। ठीक है, देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूट नो वैलिड ऑफर। अब यहीं पे अगर फर्दर हम ऐड करें कि वो उसी के साथ बोले कि मैं 2019 में शादी करने की सोच रहा हूँ, बोले विल यू मैरी मी, तो अब क्या होगा, ये ऑफर है सीधा सीधा। तो आपका यहाँ पे यही बोल रहे कि आपकी इच्छा जो है, विलिंगनेस यहाँ पे शो होनी चाहिए। और किस लिए होनी चाहिए विलिंगनेस, कि आप ऑब्टेन करो उसकी एसेंट।
अब जनरल बोलते हो अगर आप, तो उसके अंदर आपका ये कोई इच्छा नहीं थी कि आप जनरल बोल रहे हो 2019 में मैं शादी करूंगा तो वो उस पर कुछ बोले, ये सोच के बोल रहे हो क्या कि सामने वाला इस पर कुछ बोलेगा? नहीं। आप जब ये बोल रहे हो कि विल यू मैरी मी, तो आपको क्लियर है कि वो हाँ या ना तो जवाब मिलेगा, तो वहां पे आप एसेंट लेने के लिए ही बोल रहे हो स्टेटमेंट। तो ये थर्ड इसका एसेंशियल है कि आप जब एक्सप्रेस कर रहे हो विलिंगनेस तो किस लिए होना चाहिए? विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ अनदर। अब हम देखेंगे कि दो प्रकार के ऑफर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये हमने अभी अभी देखा था, पॉजिटिव डूइंग के लिए होता है, कुछ करने के लिए, और नेगेटिव कुछ ना करने के लिए। और एब्सटिनेंस, इसका मतलब भी वही होता है, एब्सेंट फ्रॉम डूइंग, अभी हमने पढ़ा था ये वर्ड कि ना करने के लिए। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन ए आस्क बी आफ्टर हिज कार मीट्स विद एन एक्सीडेंट, ठीक है, उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, बी स्कूटर नॉट टू गो टू कोर्ट। अब ए ने क्या किया, बी की कार, ए के पास कार है, बी की स्कूटर में जाके ठोक दिया, स्कूटर का नुकसान हुआ, तो वो ऑफर क्या दे रहा है कि मैं आपकी स्कूटर या स्कूटी जो भी है पूरी ठीक करा के दूंगा, आप कोर्ट मत जाओ, केस मत करो, जितना भी नुकसान हुआ है मैं भरपाई करने के लिए ठीक हूँ, रेडी। तो नॉट टू डू वाला भी है इसमें, ठीक है, तो ये नॉट टू डू का आपका एग्जाम्पल हो गया। कोई कंफ्यूजन है? अब हम काइंड्स देखेंगे, हमने डेफिनेशन देख ली, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स देख ली कि क्या क्या जरूरी होता है करने के लिए ऑफर। अब हम देखेंगे प्रकार, ठीक है, कौन कौन से काइंड के होते हैं। तो इसको दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, कैसे बनता है ऑफर, तो एक्सप्रेसली भी बनता है और इम्प्लाइडली भी बनता है, मतलब बोल के भी ऑफर दे सकते हो, और आपके कंडक्ट से, अभी हमने कूली वाला एग्जाम्पल दिया, सामान उठाना अपने आप में क्या है, ऑफर है, और एक्सेप्टेंस भी हो गई, सामने वाले ने नहीं रोका उससे, ठीक है, तो ये ऑफर। टू हुम मेड, अभी किसको किए जाते हैं, तो इसके लिए हम थोड़े डिटेल में चीजें पढ़ेंगे कि कब कब किस किस को दिया गया और कौन एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसके लिए हमारे पास जो है ये 5 प्रकार के ऑफर्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं? जनरल ऑफर, स्पेसिफिक या स्पेशल ऑफर भी बोलते हैं, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर, और ये एक ही नाम है स्टैंडिंग ओपन या कंटिन्यूइंग ऑफर। एक एक करके हम इसको समझते हैं। पहला हम देखेंगे जनरल ऑफर। अब जनरल ऑफर से सीधा सा मीन है कि आप जनरल ऑफर जब दे रहे हैं सबके लिए दे रहे हैं, ओपन टू ऑल, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है कब तक के लिए, जो भी आप कंडीशंस रख रहे हैं कि ये चीज करो, जो भी ये कर देगा वो क्या मान लेंगे हम कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है, हम सबके लिए दे रहे हैं प्रपोजल एक साथ, ठीक है। इसको एक अपन केस के थ्रू भी समझेंगे, पहले देख लेते होता है क्या। इट इज एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, एक साथ पूरी पब्लिक के लिए है, ठीक है, तो जो भी इसको एक्सेप्ट करना चाहता है वो कर सकता है। अब इसके लिए ये केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है और फेमस केस लॉ है, ये नाम आपको याद होना चाहिए, कार्लिन वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ था कि एक कंपनी थी, ये सेक्शन 8 के अंदर आ रहा है आपका कि क्या होना चाहिए, ऑफर, जनरल ऑफर भी हो सकता है, स्पेसिफिक पर्सन को किया जाता है, जो भी कंडीशन फुलफिल करेगा, मीन्स व्हाट, कि मैंने कुछ कंडीशंस दे दी है न्यूज़पेपर में कि आप बहुत सारे एड्स देखते हैं किसी भी चीज के लिए, तो जो भी जॉब के लिए दे दिए मैंने, ठीक है, तो वो पब्लिक के लिए जो भी उस कंडीशंस को फुलफिल करता है, मैंने बोला ईमेल पे भेज दो, जिसने भी भेजा है तो उसने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो ये है यहाँ पे कि आप एक्सेप्ट कैसे करते हो इसमें, बाय परफॉर्मिंग द कंडीशंस ऑफ द ऑफर, जो ऑफर में लिखी हुई है कि ये करना है, वैसे आप करके क्या करते हो, उसको एक्सेप्ट करते हो। अब ये केस लॉ के द्वारा देखेंगे हम, और इसका ईयर भी इंपॉर्टेंट है, 1893, आपको याद करना पड़ेगा केस कब आया था कोर्ट में, 1893 में। अब इसके अंदर एक फेमस कंपनी थी, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ठीक है, ये कंपनी का नाम था। इन्होंने एक ऐड दिया था पेपर में कि हमारी जो ये स्मोक बॉल कंपनी वाली है, स्मोक बॉल बना रही है, तो जो भी ये स्मोक बॉल लेगा, यूज करेगा, उसको क्या नहीं होगा, इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, एक डिसीज है, नहीं होगी, ठीक है। तो अब ये नहीं होगी, ये इन्होंने क्लियर कर दिया, और अगर होती है किसी को स्मोक बॉल यूज करने के बाद भी, तो हम 100 पॉइंट्स देंगे, ठीक है। ये सिंपल सा उन्होंने क्या किया है, टेक्निक कमर्शियली यूज किया है कि सब स्मोक बॉल खरीदे इन्फ्लुएंजा से बचने के लिए,
अब ये है, अब एक लेडी होती है यहाँ पे जो ये परचेस करती है, ठीक है, इसका नाम क्या था, कार्लिल। मिसेस कार्लिल ने क्या किया, स्मोक बॉल खरीदी, यूज किया, उसके बाद भी उसको इन्फ्लुएंजा हो गया। अब क्या होगा, 100 पॉइंट्स लेना पड़ेंगे उसे, ठीक है। तो अब उसे देना पड़ेंगे कंपनी को। कंपनी ये बोलती है यहाँ पे एक्सेप्टेंस के बारे में, थोड़ा डिटेल में हम समझे तो यहाँ पे ग्राउंड्स नहीं दिए, कि कंपनी ये बोलती है कि हमने प्रपोजल दिया था पर इन्होंने एक्सेप्टेंस किया, और जब तक एक्सेप्टेंस पता नहीं चलती है प्रोमिसर को तब तक क्या नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि दोनों पार्टीज को पता होना चाहिए ना। मैंने प्रपोजल दिया, आपने एक्सेप्टेंस किसी तीसरे को ही बताया तो क्या हो गया, एक्सेप्टेंस नहीं। आप मुझे आके बताओगे ना कि हाँ मैं ये चीज करने के लिए तैयार हूँ, तो हमें नहीं पता चला था। पर कोर्ट ये बोलता है कि जनरल ऑफर के केस में एक्सेप्टेंस के लिए आपको जाके बोलना नहीं पड़ता। आप जब कंडीशन कर रहे हैं, ठीक है, परफॉर्म जो आपने दी थी कंडीशन, यहाँ क्या दी थी कि जो कोई भी ये यूज करेगा स्मोक बॉल, ठीक है, तो आप जैसे ही वो लेडी ने स्मोक बॉल यूज की उसके हिसाब से एक्सेप्टेंस हो गई है, उसने आपको बोला नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब आपको 100 पॉइंट्स देने पड़ेंगे। कोई कंफ्यूजन है, ठीक है। तो ये है, सीधा सा है, पढ़ लेते हैं। इन दिस फेमस केस कार्लिल स्मोक बॉल कंपनी एडवर्टाइज्ड इन सेवरल न्यूज़पेपर्स, ठीक है, बहुत सारे में, that a reward of 100 points would be given to any person who contracted influenza after using the smoke balls, ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय द कार्लिल स्मोक बॉल कंपनी। इन्होंने जो बनाई इसको जो भी यूज करेगा उसको होगी। अकॉर्डिंग टू प्रिंटेड डायरेक्शन, सीधा लिखा था जो जो चीजें वो मिसेस कार्लिल ने किया, यूज किया स्मोक बॉल एज पर द डायरेक्शन ऑफ द कंपनी, जैसे बोला था वैसे ही। एंड इवन देन सफर्ड फ्रॉम इन्फ्लुएंजा, उसके बाद भी उसे इन्फ्लुएंजा हो गया। हेल्ड ये हुआ, शी कुड, हेल्ड मीन्स जजमेंट ही आया, ठीक है, शी कुड रिकवर द अमाउंट एज बाय यूजिंग द स्मोक बॉल्स हैड एक्सेप्टेड द ऑफर, जैसे उसने स्मोक बॉल यूज किया था वैसे ही ऑफर एक्सेप्ट किया था, इसीलिए देना पड़ेगा, रिकवर कर सकती है। क्लियर है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, इसका फर्स्ट जनरल ऑफर था टाइप्स में, अब सेकंड है स्पेशल या फिर स्पेसिफिक ऑफर, ठीक है। अब ये सीधा सा है कि स्पेशल से ही समझ आ रहा है, स्पेसिफिक की किसी स्पेसिफिक पर्सन्स के लिए ये है, ठीक है, क्लियर है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन्स के लिए, ये सबके लिए नहीं है। अब तो ये है व्हेन द ऑफर इज मेड टू स्पेसिफिक और असर्टेन पर्सन्स, सर्टेन मतलब फिक्स पर्सन्स के लिए दिया जाता है तो हम इसको स्पेसिफिक ऑफर बोलते हैं, ठीक है। और ये कौन एक्सेप्ट कर सकता है, वही स्पेसिफिक पर्सन जिसको आपने दिया। स्पेसिफिक ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट स्पेसिफाइड पर्सन्स टू हुम इट इज मेड, ठीक है। इसके लिए हम एक केस देखेंगे, बोल्टन वर्सेस जॉन्स, ठीक है। यहाँ पे डिटेल फैक्ट्स नहीं है, आप लोग समझ लो क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, पर हाँ केस के साथ आप फैक्ट्स लिखेंगे तो अच्छा है। यहाँ पे क्या हुआ था बोल्टन वर्सेस जॉन्स में, कि एक पर्सन होता है, वो क्या करता है, उसकी कंपनी होती है बिल्डिंग मटेरियल की, ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल की सेल करता है, और दूसरा पर्सन जो होता है बी, वो क्या करता है, उससे सामान खरीदता है, ठीक है। अब ए और बी, यहाँ पे ऐसे समझो, एक ए है और बी है, ये कंस्ट्रक्शन का सामान बेच रहा है और ये परचेसर है। अब ये खरीदता था, बहुत टाइम से इससे सामान ले रहा है, वो परचेसिंग का कॉन्ट्रैक्टर होगा समझ लो, ठीक है। तो वो खरीद रहा है बहुत टाइम से, खरीदते 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 बहुत टाइम हो गया। अब ए जो है, ए ने अपनी कंपनी सेल कर दी है सी को, ठीक है। अब ये हर बार क्या करता था, लेटर पहुंचाता था कि इतना सामान पहुंचा दो, और क्या होता था, ए पहुंचा देता था। अब बी को नहीं पता है कि ए ने कंपनी सेल कर दी है, ए के लिए बी जो एक लेटर पहुंचाता है कि मुझे इतना 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 मटेरियल चाहिए, और ए का नाम लिख के भेजता है, मिस्टर ए आप इतना इतना सामान पहुंचा दो। तो इससे क्लियर समझ आ रहा है कि बी किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा है, ए के साथ,
ठीक है, तो ए को क्या करना चाहिए कि ये लिखकर पहुंचाना चाहिए कि अब मैं सी हूँ, मैं आपको सामान दे देता हूँ। ठीक है, पर वो क्या करता है, वो देखता है कि अपने पास बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, नई नई कंपनी है और सामान ही चाहिए था सामने वाले को, तो वो बहुत सारा सामान जितना जो जो मांगा सब पहुंचा देता है बी के पास बिना लिखे कि ये कंपनी सेल हो गई और मैं मिस्टर सी हूँ। ठीक है, वो ए बन के उसने सामान पहुंचा दिया और बी ने रख लिया और यूज कर लिया। अब बाद में जो है स्टार्ट करें हम लोग। सो जो है कि यहाँ पे क्या हुआ, परचेसर बी जो है वो क्या करता है, सामान लेके यूज कर लेता है। अब बी ने जब सामान लेके यूज कर लिया पूरा, तब क्या होगा कि बाद में सी जो है पैसे मांगता है। ठीक है, अब सी जब यहाँ पे लेटर भेजता है कि मुझे पैसे चाहिए, तो बी ये बोलता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ करना चाहता था, ए के साथ। मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है और मैंने सामान इसलिए मंगाया था क्योंकि मेरी ऑलरेडी लेनदारी थी, मतलब मुझे लेना था ए से कुछ पैसे, उसके बदले मैंने क्या मंगाया था, सामान। तो मैं पे तो नहीं कर सकता, मैंने यही सोच के सामान लिया है कि मैं ए से ले रहा हूँ। आपने कोई स्पेसिफाई नहीं किया सामान पहुंचा के कि आप मिस्टर सी है, मिस्टर ए नहीं है, और आपने क्या किया यहाँ पे, सामान भेज दिया और मैंने यूज कर लिया। अब वो सी पेमेंट के लिए जाएगा कोर्ट। ठीक है, अब जब सी पेमेंट के लिए कोर्ट जाएगा तब क्या होगा, तो कोर्ट ने ये बोला कि जब कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक पर्सन के लिए था, उन्होंने क्लियरली स्पेसिफाई किया था मिस्टर ए आप सामान भेज दीजिए, तो आपको ये बताना चाहिए था कि मैं ए नहीं हूँ, और आपने अगर ए बन के बेचा है तो अब आपको पैसे वो नहीं देंगे क्योंकि उधारी थी। ठीक है, तो ये हुआ था इस केस के अंदर। इसका एग्जाम्पल भी हम एक देख लेते हैं। ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी एट अ सर्टेन कॉस्ट। ए ने ऑफर किया कि मैं बी को कुछ कार कुछ अमाउंट में बेचना चाहता हूँ। दिस इज अ स्पेसिफिक ऑफर क्योंकि बी को ही दे रहा है ऑफर। उसने ये नहीं बोला कि मैं कार बेचना चाहता हूँ 1000 में, तो फिर कोई भी खरीद सकता है, पर उसने क्या बोला, मैं बी को बेचना चाहता हूँ, तो बी ही यहाँ खरीद सकता है। सी आके बोलेगा ठीक है मैं तैयार हूँ, तो नहीं चलेगा। ठीक है, अब हम थर्ड देख रहे हैं, हमारा 1 हो गया है, 2 हो गया है, थर्ड क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर देख रहे हैं, थर्ड टाइप है ऑफर्स का, जब टू पार्टी एक्सचेंज करती है आइडेंटिकल ऑफर्स। ठीक है, अब आइडेंटिकल ऑफर्स मतलब मेरे माइंड में जो आया आपके माइंड में भी सेम चीज आई है। ठीक है, सेम, एट द सेम टाइम आप भी जो सोचो एग्जैक्ट मैं सोच रही हूँ बिना कुछ चेंजेस के, एकदम से नहीं होता है। आप भी वही बोलते हो, सामने वाला भी वही बोलता है, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मूवीज में देखते हैं ना वैसे। तो ये वही है कि दोनों एक ही चीज सोच रहे थे, तो यहाँ पे कोई ऑफर नहीं हुआ है, दोनों ने एक दूसरे को बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस ऑफर ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे को बोलते हैं, तो ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप प्रपोजल बन ही नहीं पाया, आप दोनों ने बोला, दोनों की तरफ से एक्सेप्टेंस होगा, वो एक बोलेगा उसके बाद दूसरा बोल के। ठीक है, बाइंडिंग नहीं है सच अ बिकॉज ऑफर मेड बाय अ पर्सन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेंस। अब मैंने आपको दिया तो आप भी वही चीज बोल रहे हो, तो एक्सेप्टेंस नहीं मान रहे हैं, वो आप क्या दे रहे हो, ऑफर दे रहे हो। मैं आपको बोल रही हूँ कि आप मुझे आपका मोबाइल सेल करेंगे, तभी आप सेम टाइम बोल रहे हो मैं मोबाइल बेचना चाहता हूँ, तो ये दोनों ऑफर दे रहे हैं। ये नहीं मान लेंगे कि जैसे आपने बोला एक्सेप्ट हो गया, बाद में ये नहीं मानेंगे कि सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, उसने भी क्या दिया था, ऑफर, और आपने भी ऑफर दिया था। ये इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इफ ए मेक्स अ प्रपोजल टू बी, ए ने क्या किया है, प्रपोजल दिया है बी को कि वो उसकी कार खरीदना चाहता है 2 लाख में, सॉरी बेचना चाहता है 2 लाख में। ठीक है, विदाउट नोइंग द प्रपोजल टू ए, उसे बिना बताए उसने वैसे ही मेक्स एन ऑफर टू परचेज द सेम एट 2 लाख। बी भी सेम टाइम पे क्या है, बिना ए को बताए चाहता है कि वो 2 लाख में कार खरीदना चाहता है। दोनों क्या दे रहे हैं एक दूसरे को, सेम दे रहे हैं ऑफर्स। इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, तो यहाँ पे बी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो क्या दे रहा है, ऑफर दे रहा है, क्योंकि बी वॉज नॉट अवेयर द प्रपोजल मेड बाय ए। ए का प्रपोजल वो नहीं जानता था, एकदम से दोनों ने बोला, तो इट इज ओनली क्रॉस प्रपोजल, क्रॉस ऑफर, या इसे क्रॉस प्रपोजल बोलते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को ऑफर ही दे रहे क्रॉस वे में।
ठीक है, व्हेन टू पर्सन्स मेक ऑफर टू ईच अदर, एक दूसरे को ऑफर दे रहे, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज म्यूचुअल एक्सेप्टेंस। तो हम इसको ये नहीं मान सकते दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया है, और यहाँ बाइंडिंग नहीं है। बाद में अगर कोई एक पार्टी मना करती है कि नहीं मैं नहीं ले रही, तो यहाँ ये नहीं बोलेंगे अभी तो आपने बोला, क्योंकि मैं तो ऑफर दे रहा था, आपने एक्सेप्ट नहीं किया है। ये हो गया आपके 3 टाइप्स। अब हम 4th टाइप देख रहे हैं, काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर देख रहे, काउंटर ऑफर क्या होता है? ऑफर जो पहला था उसको ब्रेक करके नया ऑफर क्रिएट करना, ठीक है, बार्गेनिंग। ठीक है, मैंने आपको बोला कि मेरा मोबाइल खरीदोगे 80,000, आप बोलते नहीं 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 80 नहीं 70,000, ठीक है। तो ये ऐसा होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑफर दिया तो आपने एक्सेप्ट नहीं किया है, आप क्या कर रहे हो, आप फिर मुझे ऑफर दे रहे हो, है ना। तो ये आपने ऑफर दिया तो पहला वाला ऑफर क्या हो गया है, यहाँ पे खत्म हो गया है, नया ऑफर। अब मैं 70 का एक्सेप्ट करती हूँ अगर, तो आप ऑफरर हो गए मेरी जगह और मैं क्या हो गई, एक्सेप्टर, ठीक है, या ऑफरी। यहाँ पे प्लेस चेंज हो जाती है। इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। व्हेन द ऑफरी ऑफर्स टू क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर सब्जेक्ट टू मॉडिफिकेशंस, कुछ चेंजेस करके आप क्या कर रहा है, ऑफरी क्या कर रही है, ऑफर दे रही है, वेरिएशंस या मॉडिफिकेशंस करके ओरिजिनल ऑफर में। मैंने ओरिजिनल ऑफर 80,000 का दिया था, उसमें आप चेंजेस करके क्या कर रहे हो, मॉडिफिकेशन करके नया ऑफर दे रहे हो। ही इज सेड टू हैव मेड अ काउंटर ऑफर दिया है आपने, ठीक है। काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंडीशनल एक्सेप्टेंस, कि आपने क्या किया है, एक्सेप्ट तो कर रहे हो पर कंडीशन के साथ कि नहीं नहीं 80 में नहीं, पर मैं कैसे लूंगा, 70 में लूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका कंडीशनल एक्सेप्टेंस है, ये कंडीशन के साथ आप एक्सेप्ट करो। पर कभी भी ये नहीं माना जाता है कि आप कंडीशन के साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऑफर हमेशा एग्जैक्टली आपको क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे हम इसे एक्सेप्टेंस ना मानते हो, ऑफर मान रहे हैं इनकी तरफ से कि मुझे 70,000 का क्या दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं। अब मेरे ऊपर है मैं एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं, ठीक है। इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए ऑफर्स टू सेल हिज प्लॉट टू बी फॉर 10 लाख रुपीज। ए बी को बोलता है कि मैं प्लॉट जो है सेल कर रहा हूँ 10 लाख में। बी एग्री टू बाय इट फॉर 8 लाख। अब वो बोलता है नहीं 8 लाख में खरीदूंगा, तो काउंटर ऑफर है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे बी एग्री कर देता है 8 लाख में, तो एक्सेप्टर कौन हो जाएगा, बी, और प्रपोजल देने वाला कौन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसका, 4 देख चुके हैं, 5th और ई वाला, स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग और ओपन ऑफर। फर्स्ट हमने कौन सा देखा था, जनरल ऑफर। ये उसी से मिलता जुलता सा है, इसमें सिर्फ इतना चेंजेस है कि एक टाइम पीरियड के लिए है, इतने टाइम में आप इतने दिन तक रजिस्टर कर सकते हैं एग्जाम्स के लिए। तो ये जो है आपका स्टैंडिंग ऑफर है, कंटिन्यूइंग या ओपन ऑफर है। ओपन फॉर ऑल पर एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। an offer which is allowed to remain open for acceptance over a period of time is known as standing or open contract, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। टेंडर्स आर इनवाइटेड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। अब टेंडर खुलते गवर्नमेंट के भी पेपर्स में भी आते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लगाते हो, बिड लगाते हो, ऑक्शन जैसा ही होता है। तो जो इसमें टाइम पीरियड में अप्लाई करेगा उन्हीं को मिलेगा, उसके बाद आप जाओगे नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये इसी के साथ हमारे टाइप्स ऑफ ऑफर क्या हो गए थे, खत्म हो चुके हैं। अब हम क्या देखेंगे, नई चीज, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है ऑफर के लिए, क्या क्या होना चाहिए तभी हम मानेंगे कि ऑफर है। इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस। अब ऑफर कैसा होना चाहिए, लीगल रिलेशंस वाला होना चाहिए। मीन्स व्हाट, कि आपका इंटेंशन कैसा होना चाहिए, क्रिएट लीगल रिलेशन जब आप ऑफर ही दे रहे हैं। जैसे फादर वाला एग्जाम्पल जो हमने लास्ट देखा था, वहां पे हाँ, वो फादर का इंटेंशन कैसा था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का था, लीगल कॉन्ट्रैक्ट का नहीं था। तो ऐसा होना चाहिए जिसमें आप क्या कर रहे हो, ऑलरेडी लीगली प्रेजेंट करने का पहले ही सोच चुके हो। ऑफर मस्ट बी सच एज इन लॉ is capable of being accepted and giving rise to legal relationship, इतना होना चाहिए, ठीक है।
ये कैसा नहीं होना चाहिए, डज नॉट इंटेंड टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस एंड क्रिएटिंग लीगल रिलेशंस, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वैलिड ऑफर इन द आई ऑफ लॉ। अब अगर यहाँ पे आपका ऐसा कोई नहीं हो कि आप उसको ये कंसिडर नहीं कर रहे हो कि हम लॉ का यूज करेंगे, तो वो लॉ के सामने जो है लीगल नहीं माना जाएगा। जैसे कि अ सोशल इन्विटेशन, जैसे मैंने कॉफी वाला एग्जांपल दिया था आपको कि आप मेरे यहाँ कॉफी पाएंगे, तो सोशल इन्विटेशन है, वहां पे आपने एक्सेप्ट कर भी लिया, हाँ मैं आऊंगा, और नहीं गए तो आप क्या नहीं करोगे, केस नहीं करोगे। इवन इट इज एक्सेप्टेड डज नॉट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे आपका इंटेंशन लीगल रिलेशन का नहीं था। दूसरा आता है इट मस्ट बी सर्टेन डेफिनेट होना चाहिए और नॉट वैग। इसका मतलब क्या है कि फिक्स होना चाहिए ऑफर, किस चीज के बारे में, वैग नहीं होना चाहिए, ठीक है, हवाओं में नहीं होना चाहिए, जो चीज आपको समझ ही नहीं आ रही। तो ये इनडेफिनेट चीजों के लिए नहीं होगा, डेफिनेट के लिए ही होगा। आप अगर 100 क्विंटल ऑयल बोल रहे हो तो कौन सा ऑयल स्पेसिफाई करो, ये है। थर्ड देखते हैं, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये कि आप जब ऑफर दे रहे हो किसी को तो ये कम्युनिकेट होना चाहिए ऑफरी को, ऐसा नहीं कि आपने दे दिया और उसे पता ही नहीं चला। और सेम एक्सेप्टेंस के साथ भी, एक्सेप्टेंस जब आप कर रहे हो तो ऑफरर को पता चलना चाहिए। आप किसी और को जाके क्या कर दो, एक्सेप्ट कर लो किसी और के सामने, तो उससे एक्सेप्टेंस नहीं होगी। एग्जाम्पल, मैंने बोला मैं अपना घर बेचना चाहती हूँ आपको 10 लाख में, आपने बोला मैं सोच के बताऊंगा। अब आपने सोचा कि ले लेना चाहिए और आपने मुझे ना बताते हुए अपने फ्रेंड को जाके बोला कि मैं वो वाला घर खरीद रहा हूँ। अब तीसरे दिन आप मेरे पास आए, मैंने किसी और को सेल कर दिया, तो आप बोलते हो मैं तो एक्सेप्ट कर चुका था, तो ऐसा नहीं होगा। ऑफरर जब है तो ऑफरर को ही आप बताओगे एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं ऑफरी को कम्युनिकेटेड होना चाहिए, एन ऑफर टू बी कंप्लीट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड, जिसको आप ऑफर दे रहे हो उनके पास पहुंचना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए, तभी हम मानेंगे, वरना एक्सेप्टेंस कर भी ली तो नहीं मानेंगे। इसके लिए ये केस लॉ है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। इसके हम फैक्ट्स देखते हैं। तो पहला है कि गौरी दत्त जो थे, ठीक है, उनका सर्वेंट था लालमन, सर्वेंट था लालमन। अब वो क्या हुआ, गौरी दत्त का नेफ्यू जो है वो मिसिंग था, तो उन्होंने अपने पहले लालमन जो है उनके सर्वेंट को बोला कि आप जाके ढूंढो। लालमन गया ढूंढने, अब वो टाइम हो गया, नहीं मिला बच्चा। इन्होंने घबरा के, गौरी दत्त ने ऐड दिया न्यूज़पेपर में, ठीक है। अब कुछ अमाउंट उन्होंने सर्टेन अमाउंट लिख दिया कि इतना मैं रिवॉर्ड दूंगा जो भी मेरे बच्चे को ढूंढ के लाएगा। लालमन को जब बोला था तब ऐड दिया था क्या, नहीं, लालमन को इसके बारे में नहीं पता है कि ऐसा कुछ ऐड हुआ है। लालमन जो थे सर्वेंट, उन्होंने ढूंढा, उनको मिल गया नेफ्यू और वो लेके आए। उसके बाद वो क्लेम करते हैं कि मुझे ये जो न्यूज़पेपर वाला अमाउंट है ये दो, मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्यों मिलेगा, ऐड दिया है, पर जब आप परफॉर्मेंस कर रहे थे, जब आपने बच्चा ढूंढ लिया था, तब क्या आपको प्रपोजल के बारे में पता था कि मुझे ढूंढने के बाद मिलेंगे पैसे, नहीं। आप जब ढूंढ के घर आए और आपको पता चला कि ऐड दिया है, तब आप मांग रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। जब आप परफॉर्मेंस कर रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे, तब आपको ऑफर के बारे में पता होना चाहिए था, यही बताता है, ठीक है। शुरुआत में ही हमने देखा था वो कंप्लीट तभी मानेंगे जब कम्युनिकेटेड हुआ हो जिसको आप दे रहे हो। तो ऑफर उन्होंने दिया था, गौरी दत्त ने अगर लालमन को दिया था तो लालमन को कम्युनिकेट नहीं हुआ था परफॉर्मेंस के टाइम, भले ही उन्होंने क्या कर दिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, तो यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सब्सिक्वेंटली व्हेन ही केम टू नो द रिवॉर्ड, बाद में पता चला है, ठीक है, सीधा लिखा है सब्सिक्वेंटली, मतलब बाद में पता चला है। तो ये हेल्ड हुआ था, जजमेंट ये आया था कि नॉट एंटाइटल्ड टू रिवॉर्ड, क्योंकि उसे नहीं पता था तो उसे पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका थर्ड वाला एसेंशियल एलिमेंट। अब हम फोर्थ वन देखेंगे, इट मस्ट बी मेड विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। अब यहाँ पे जो है हम क्यों कर रहे हैं, हमारा व्यू क्या, इच्छा क्या है, हमारी विलिंगनेस बताने की कि हम दूसरे से क्या लेना चाह रहे हैं, पर परमिशन के, वहाँ ये चीज के लिए रेडी है। आप ऑफर दे रहे हो तो एक्सेप्टेंस के व्यू से ही, इंटेंशन से ही दोगे। तो ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी, दूसरे की परमिशन के लिए,
address and not merely with a view to disclosing the intention of making an offer. सिर्फ ऐसा नहीं हो कि आप ऑफर के बारे में बता रहे हो, आपका इंटेंशन कैसा होना चाहिए कि सामने वाले से आप क्या लो, उसकी एसेंट लो. जैसे वो शादी वाला एग्जाम्पल अभी हमने देखा था कि मैं 2019 तक शादी करूंगा, पर अब आप उसके ऊपर ये सोच रहे हो कि ये ऑफर था, तो ये ऑफर नहीं था. ऑफर का क्या होगा, क्लियर बोलोगे विल यू मैरी मी, तो होगा. ठीक है, तो ये आपका हो गया. अब हम देखते हैं फिफ्थ. इसका इलस्ट्रेशन वही है, क्लियर सा. अब फिफ्थ देखते हैं. इट मे बी कंडीशनल. ऑफर जो है कंडीशनल भी हो सकता है और होता है. अब कंडीशनल कैसा कि कुछ कंडीशंस जो है ऑफरर के तो हाथ में, क्योंकि वो क्या दे रहा है, प्रपोजल. तो वो जैसे चाहे वैसे मॉडिफाई करके देगा. वो बोल सकता है कि मुझे संडे से पहले ही चाहिए, 11 बजे के पहले चाहिए. आप टेलर के पास गए कुछ सिलवाने, शादी में जाना है, तो आप एक डेडलाइन दे देंगे कि इस डेडलाइन से पहले मुझे ड्रेस चाहिए. उसके बाद बनाया तो मैं पे नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे यूज की नहीं है, मैंने जिस चीज के लिए बनाई है उसके लिए होना चाहिए. बुक मंगवा रहे हो, बुक एग्जाम के डेट के पहले ही चाहिए, एग्जाम के बाद वो ला भी देंगे, तो आप क्या करोगे. ठीक है, तो ये जो है आपका ऐसे कंडीशनल होता है. ठीक है, तो ऑफरर के पास जो है कंडीशंस लगाने का क्या है, परमिशन है, और वो एब्सोल्यूट वे में एक्सेप्ट होगा. जैसे बोला है वैसे ही एक्सेप्ट होना चाहिए. आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसके अंदर क्या करोगे, कुछ चेंजेस करके एक्सेप्ट करोगे. इसका हम इलस्ट्रेशन देख लेते हैं. ऑफरर में आस्क फॉर पेमेंट बाय आरटीजीएस या एनईएफटी, कि इसी से ही दोगे आप पैसे मुझे जितने भी दोगे. तो ये हो सकता है उसने कंडीशन लगाई है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट. इसका हम नेक्स्ट देख लेते हैं. सिक्स्थ एसेंशियल. ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस. अब ये सीधा सा बोल रहे हैं कि आप नॉन कंप्लायंस से नहीं करेंगे. इसका मतलब ये क्या हुआ है, आप जो ऑफर दे रहे हो उसके अंदर ऐसा कुछ ना कंटेन हो कि आप एक्सेप्टेंस में ये नहीं करेंगे. जैसे कि thus one cannot say that if acceptance is not communicated by a certain time the offer would be considered as acceptance. मीन्स ये हो गया कि अगर आपको मैंने ये ऑफर दिया कि आप मुझे संडे तक बता देना, है ना, कि आप मुझसे ये खरीदोगे या नहीं, आपने संडे तक नहीं बताया, तो मैं क्या मान लूंगा कि आप खरीद रहे, एक्सेप्टेंस मान लूंगा. तो ये नहीं हो सकता. आप ऐसा कुछ नहीं दे सकते ऑफर में बोल के कि आपने अगर नॉन कंप्लायंस किया तो मैं उसको एक्सेप्ट मान लूंगा. ठीक है, ये सीधा सा बोल रहे हैं ना कि आप ऐसा कुछ कंटेन ना हो आपके ऑफर में कि नॉन कंप्लायंस पे, अगर आपने वो कंडीशंस फुलफिल नहीं की जो मैं ऑफर में दे रहा हूँ, तो मैं उसको क्या मान लूंगा, वुड बी अमाउंट टू एक्सेप्टेंस. संडे तक बता देना, वरना मैं हाँ मान के आ जाऊंगा लेने सामान. ये हो गया, है ना. तो ऐसे नहीं चलेगा. ऐसे आप ऑलरेडी कंडीशंस लगा के नहीं बोलोगे. आप बता दो ले रहे हो, यानी आपकी चुप्पी को मैं क्या समझ लूंगा, साइलेंस को एक्सेप्टेंस. तो ये नहीं होता है. इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं. ए प्रपोजेस बी टू परचेस हिज एंड्रॉयड मोबाइल 5000 रुपीज के लिए. आप ए बोल रहा है बी से परचेस करने के लिए. इफ नो रिप्लाई बाय हिम इन अ वीक, एक हफ्ते में आपने जवाब नहीं दिया, तो इट वुड बी एज्यूम दैट बी हैड एक्सेप्टेड द प्रपोजल. आपने जवाब नहीं दिया तो क्या मान लेंगे कि बी ने एक्सेप्ट कर लिया, बी खरीद रहा है. ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होता. कॉन्ट्रैक्ट क्लियर होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि इच्छा किसकी होगी, एक्सेप्टर. और यहाँ एक्सेप्टर के ऊपर आप क्या डाल रहे हो, कंडीशन. द ऑफर में भी इधर स्पेसिफिक और जनरल. अब जो है स्पेसिफिक भी हो सकता है ऑफर, और जनरल भी हो सकता है. तो स्पेसिफिक हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन्स के लिए देंगे, और जनरल जो है किसके लिए देंगे, सभी के लिए, पब्लिक एट लार्ज. ठीक है, ये हमने टाइप्स ऑफ ऑफर में ऑलरेडी पढ़ लिया है. एक्सप्रेस और इम्प्लाइड भी हो सकता है, ये भी हमने देख लिया है क्या होता है. ठीक है, बाय वर्ड्स होगा तो क्या होगा, ये एक्सप्रेस होगा. और इम्प्लाइड कब होगा, बाय कंडक्ट. ठीक है, बिहेवियर के द्वारा. तो इसके इलस्ट्रेशंस देख लेंगे हम. ठीक है, इलस्ट्रेशन देख लेते हैं. ए बॉय स्टार्ट्स क्लीनिंग द कार. अब वो एक लड़का है जो क्लीन कर रहा है कार,
एज इट स्टॉप्स द ट्रैफिक सिग्नल। अब जैसे आप सिग्नल पे रुकते हैं, आप देखते हैं कि क्या होता है, कार साफ करने वाले आते हैं और कार साफ करते हैं। अब वो कर रहे हैं, आप उनको नहीं रोक रहे हो, इट मीन्स व्हाट, आप सर्विस ले रहे हो, पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको बाद में पे करना पड़ेगा। आप नहीं रोक रहे हो, तो यहाँ पे इम्प्लाइड ऑफर था और एक्सेप्टेंस भी थी बाय कंडक्ट। ठीक है, इसका 9th वाला देखेंगे, एसेंशियल। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अ मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन और इन्विटेशन टू ऑफर और मियर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, अ प्रोस्पेक्टस और एडवर्टाइजमेंट। अभी बोल रहे ऑफर जो है इन सबसे अलग है और आपको क्लियरली बताना है क्या क्या चीजें बोल रहे हैं। ये सिर्फ स्टेटमेंट देने के लिए कि मैं ये जो अपन ने शादी वाला एग्जांपल देखा था 2019 में शादी करूंगा, ये मियर स्टेटमेंट था, एक सिर्फ डिक्लेरेशन था, है ना। मैं मुंबई जाऊंगी संडे को, तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप चलोगे क्या, मैं क्या दे रही हूँ, स्टेटमेंट डिक्लेयर कर रही हूँ। तो ये है। दूसरा है इनविटेशन टू ऑफर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है इसको। आप इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है कि आप इनवाइट कर रहे हो किसी को कि आओ और मुझे ऑफर दो। ठीक है, आओ और मुझे ऑफर दो। ये कैसे होता है, आपके जितने भी मॉल्स है, शॉप्स है ना, लोकल शॉप्स है, वहाँ पे बहुत सारे टैक्स और वो सब लगे होते हैं। आप जाते हो, सामान देखते हो, तो वो ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है? वो इनविटेशन टू ऑफर है। वो बोलते हैं आओ शॉप पे सामान उठाओ, वो आपके पास लेके आए उठा के। ठीक है, आप खरीदने गए मॉल में और एक टॉप लेके गए और आपने दिया और उन्होंने बेचने से मना कर दिया, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ऑफर आप दे रहे हो। और वो क्या करेंगे, वो एक्सेप्ट करें नहीं करें उनकी इच्छा है। वो इनविटेशन टू ऑफर था कि इतने की चीज़ है, अब आप आके इनवाइट कर रहे हैं, हम ऑफर दो खरीदने के लिए, तो इनविटेशन टू ऑफर है। ये भी नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, मतलब सिर्फ ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि आप स्टेटमेंट देख रहे हो। और मियर कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप क्या दे रहे हो, एक इंफॉर्मेशन वे में बता रहे हो। कोई चीज़ आप जनरल बताते हो, है ना, कि संडे को मेरी शॉप खुली रहेगी, तो मैं इनवाइट थोड़ी कर रही हूँ आप आओ, ये इंफॉर्मेशन है। या फिर प्रोस्पेक्टस एंड एडवर्टाइजमेंट। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कंपनी के लिए हम जो इशू करते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, या कोई एडवर्टाइजमेंट देते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी क्या है, ऑफर नहीं है, जनरल सी चीज़ें हैं। ऑफर अलग होता है, आप स्पेसिफिक या जनरल जो भी देते हो उसके अंदर ऑफर की कंडीशंस होनी चाहिए, इनमें नहीं होती, इसलिए ये नहीं है। इंफॉर्मेशन देते हैं एडवर्टाइजमेंट्स, आपकी ये चीज़ इतने की है। अब कितनी सारी चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, कार के ऑफर चल रहा है, तो वो इनविटेशन टू ऑफर है, क्या और हमारे यहाँ ऑफर दो कि हम कार खरीदना चाहते हैं ये वाली, अब हम एक्सेप्ट करें नहीं करें हमारी इच्छा, ये है। ठीक है। अब ये 9th जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसा होना चाहिए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, हमने अभी देखा कि ये मियर स्टेटमेंट की तरह ना हो, उसके बाद जो इनविटेशन टू ऑफर ना हो, प्रोस्पेक्टस या क्या ना हो, एडवर्टाइजमेंट ना हो। इसका इलस्ट्रेशन भी हमने देखा है, देख लेते हैं। अ फादर रॉट हिज सन अबाउट हिज विश ऑफ मेकिंग हिम द ऑनर ऑफ ऑल हिज प्रॉपर्टीज, मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। बोल रहा है मैं आपको मेरी पूरी संपत्ति का ऑनर बनाना चाहता हूँ, तो ये कोई ऑफर नहीं दे रहे थे कि आप बनना चाहते हो क्या, ये एक स्टेटमेंट था जनरल सा कि मैं ऐसा करने का सोच रहा हूँ। बोलते ना कई बार फादर, मैं सोच रहा हूँ कि सब आपके नाम कर दो, दुकान आप ही संभालो, रिटायरमेंट। पर इंटेंशन तक, वहां तक स्टेटमेंट तक ठीक है, आप बोलेंगे ठीक है कर दो आप, नहीं अभी नहीं, अभी आप बड़े नहीं हुए हो, नहीं संभाल पाओगे, चेंजेस हो जाएगी वैसे ही सिचुएशन, क्योंकि ऑफर नहीं था। ठीक है। या फिर इसका दूसरा देखते हैं, एन अनाउंसमेंट टू गिव स्कॉलरशिप टू चिल्ड्रन स्कोरिंग मोर देन 95% इन 12th बोर्ड इज नॉट एन ऑफर। ठीक है, कितनी स्कॉलरशिप देंगे 12th में आने का, तो ये ऑफर नहीं है कि आप करो वैसे ही हम दे देंगे, ये सोच रहे हैं ऐसा, स्टेटमेंट है सिर्फ कि दे भी सकते हैं, हम सोच रहे हैं कि दे देंगे जो बच्चे 95% के ऊपर स्कोर करेंगे। अब कर लिया और नहीं मिला तो आप जाके क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है। अब ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एन आंसर टू अ क्वेश्चन। अब ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप जो ऑफर दे रहे हो
ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में जो है इससे अलग होता है, सिर्फ इसमें नहीं है। इसका केस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ते आगे हम, हार्वी वर्सेस फेसी 1893 का, ये भी आपको याद होना चाहिए। हार्वी वर्सेस फेसी जो है 1893 का केस है। इन दिस केस प्रीवी काउंसिल, अब ये प्रीवी काउंसिल क्या है? आपका ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कहाँ से आया है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ इंडिया में रन कर रही थी तो अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने ये लॉ बनाया था। अब वहाँ के जो कोर्ट्स थे उस टाइम, उनको प्रीवी काउंसिल बोलते थे। हमारे यहाँ कोर्ट अभी अलग हो गए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये प्रीवी काउंसिल। तो उनका जजमेंट है, उस टाइम के केसेस 1893 का है ना, उस टाइम उनकी पावर थी। तो इसके अंदर एक्सप्लेन करते हैं द डिस्टिंक्शन बिटवीन एन ऑफर एंड एन इनविटेशन टू ऑफर। इसके अंदर उन्होंने क्लियरली डिफाइन किया है कि ऑफर क्या होता है और इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है। इन द गिवन केस द प्लेंटिफ दो अ टेलीग्राम आस्क्ड, अब उसने टेलीग्राम से क्या पूछा, विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन। उसने एक जनरल क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम बम्पर हॉल पेन मुझे बेचोगे। तो टेलीग्राम में ही इसने एक और लाइन लिखी, दो क्वेश्चन लिखे थे, ठीक है। पहला ये कि क्या आप बेचोगे, दूसरा बोलते हैं कि लोएस्ट प्राइस है, कम से कम कितने में बेचोगे, ये आप मुझे बताओ। अब ये बताओ, ये इनविटेशन टू ऑफर था या ऑफर था? ठीक है, इनविटेशन टू ऑफर था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने सीधा ये नहीं बोला कि आप मैं खरीदना चाहता हूँ, यूं नहीं बोला है। उसने क्या बोला है कि आप बेचोगे, वो कम से कम कितने में बेचोगे। अब वो सामने वाला बताएगा इतने में, हाँ वो ऑफर मांग रहा है कि आप बताओ कितने में सेल करोगे। तो इनवाइट कर रहा है कि आप मुझे आपके ये बम्पर हॉल पेन के लिए ऑफर दो कि आप कितने में बेचोगे, फिर मैं एक्सेप्ट करूंगा। तो द डिफेंडेंट रिलाइड through telegram that the lowest price for bumper hall pen is £100। ठीक है, अब उसने रिप्लाई में टेलीग्राम में लिखा कि मैं £900 में ये बेचूंगा, पर उसने यहाँ पे जो है ऑफर नहीं, उसने एक जनरल बताया, द प्लेंटिफ सेंड अनदर टेलीग्राम स्टेटिंग वी एग्री टू बाय बम्पर हॉल पेन एट £900। However, the defendant refused to sell the property at the price। अब क्या हुआ कि जैसे उसने देखा कि पहले उसने जनरल पूछा कि क्या आप बेचोगे और कितने में बेचोगे, कम से कम ये बताओ। दूसरे ने बताया कि मैं £900 में बेचूंगा, बी ने। अब जैसे ही ए ने सुना कि £900 में बेचेगा, उसने लिखा कि हाँ मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ये उसने लिख दिया, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। तो ए क्या बोलता है, मैं नहीं बेचूंगा, मैंने बेचने के लिए ऑफर नहीं दिया, आपने जस्ट पूछा, जनरल पूछा आपने कि हाँ मैंने वो बताया, मैंने कोई ऑफर नहीं दिया है कि मैं बेच रहा हूँ। आपने पूछा कितने में बेचोगे, मैंने जनरल बताया था, ये बात हुई। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्लेंटिफ ने सू कर दिया डिफेंडेंट को, क्योंकि वो तो खरीदना चाहता ही था, उसने इसीलिए ऑफर के लिए बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है कि उसने क्योंकि £900 बोले हैं, तो वो बाउंड है कि ऑफर जो है बन दिया था और मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, तो फुलफिल करे। ये किसने किया है, प्लेंटिफ ने लिखा है अपने केस में। जब सू किया उसने क्या बोला कि मुझे बी ने जो है ये लिखकर भेजा था टेलीग्राम में कि मैं अपना बम्पर हॉल पेन £900 में क्या करना चाहता हूँ, सेल करना चाहता हूँ, उसके हिसाब से, ये प्लेंटिफ के हिसाब से, और मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। उसने ऑफर दिया था, मैंने एक्सेप्टेंस दे दी, तो अब उसे बेचना पड़ेगा और डिनाई नहीं कर सकता। ये प्लेंटिफ ने केस किया, प्रीवी काउंसिल इस पे एग्री नहीं हुई प्लेंटिफ की बात पे। ठीक है, क्यों नहीं हुई विद द प्लेंटिफ, ऑन द ग्राउंड दैट व्हाइल प्लेंटिफ हैड आस्क्ड 2 क्वेश्चन। प्लेंटिफ ने क्या किए थे, 2 क्वेश्चन पूछे थे। द डिफेंडेंट रिलाइड ओनली द सेकंड क्वेश्चन, उसने क्या जवाब दिया, सिर्फ सेकंड क्वेश्चन का। उसने 2 क्वेश्चन क्या लिखे थे, पहला लिखा था कि हाँ क्या आप हमें बेचोगे, तो उसका जवाब नहीं दिया। दूसरा कितना लोएस्ट प्राइस है, तो उसने सिर्फ प्राइस बताई थी, उसने ये नहीं बोला था कि मैं आपको सेल करूंगा। आंसर में सिर्फ इतना लिखा, लोएस्ट प्राइस इसकी जो है वो इतनी है। तो इस पे रिलाय किया है उसने सिर्फ सेकंड पे। तो यहाँ पे उसने जो है विलिंगनेस नहीं दिखाई थी बेचने के लिए, किसने, बी ने। तो यहाँ पे क्या होगा कि कोर्ट ने बोला कोई ज़रूरत नहीं आपको कंप्लाई करने की, कंडीशंस। आया समझ में, कंफ्यूजन तो नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, समझ लो।
दिक्कत आएगी। शॉर्ट में 2 क्वेश्चंस पूछे थे, एक ये विल यू सेल मी योर बम्पर हॉल पेन, ठीक है। दूसरा क्या बोला कि मुझे लोवेस्ट प्राइस बता दो कितने में, ठीक है। ये ऑफर दिया ए ने। अब बी ने टेलीग्राम के थ्रू लिखकर क्या पहुंचाया था कि लोवेस्ट प्राइस जो है 900 पाउंड है, ठीक है। अब वैसे ही जैसे इसने 900 पाउंड देखा, ए ने बोल दिया कि हाँ मैं रेडी हूँ खरीदने के लिए। अब खरीदने के लिए आप रेडी हैं, जैसे ही आपने लिखा तो सामने वाले ने लिख दिया, बी पार्टी ने, कि नहीं मैं नहीं सेल करना चाहता। अब जैसे ही ये हुआ मैं नहीं सेल करना चाहता हूँ, तो वैसे ही ए जो है प्लेंटिफ, वो किसके पास गया, कोर्ट के पास। उसने केस लगाया डिफेंडेंट के ऊपर, ठीक है। अब जैसे केस लगाया तो क्या बोला गया कि क्योंकि उस आपने 2 क्वेश्चंस पूछे थे, उसने पहले का तो जवाब दिया ही नहीं कि मैं आपको बेचूंगा, उसने सिर्फ बताया कि कम से कम इतने का आता है ना, 900 पाउंड का है ये, पर मैं बेचने को तैयार हूँ नहीं बोला उसने, तो अब ये कंप्लाई नहीं होगा, फुलफिल नहीं करेगा, और बी बाइंड नहीं है सेल करने के लिए। ये प्रिवी काउंसिल ने जवाब दिया, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा, इजी है। अब वही डिसीजन को फॉलो एक और केस में किया गया है, मैकफर्सन वर्सेस अपन्ना। ये जो केस है ये कब का है, 51 का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ था, वेयर द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी हैज सेड दैट ही वुड नॉट एक्सेप्ट लेस देन 6000 पॉन्ड फॉर इट, ठीक है। अब उसने किसी चीज का ऑफर मिला होगा तो उसने एक जनरल स्टेटमेंट दिया कि कम से कम 6000 पॉन्ड तो चाहिए, वरना इससे कम नहीं लूंगा मैं, ठीक है। पर ये एक जनरल स्टेटमेंट था, ठीक है। द स्टेटमेंट डिड नॉट इंडिकेट एनी ऑफर। यहाँ पे वो ऑफर नहीं दे रहा था कि 6000 में मैं बेच रहा हूँ पॉन्ड में, उसने क्या बोला कम से कम इतने तो होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो ऑफर नहीं दे रहा था, इसको क्लियरली समझो, ऑफर क्यों नहीं दे रहा था। उसने नहीं बोला कि मैं 6000 पॉन्ड में अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ या एसेट बेचना चाहता हूँ। उसने क्या बोला, कम से कम 6000 पाउंड का तो ये है, इससे कम तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है। तो अब सामने वालों को उसने क्या बोला कि आप ऑफर दो, कितने में खरीदोगे। ये इनविटेशन टू ऑफर था, क्या आप आओ और आप बोलो कितने में खरीदोगे। ये नहीं बोला मैं इतने में बेच रहा हूँ, उसने बोला कम से कम 6000 तो पॉन्ड चाहिए, उससे कम एक्सेप्ट नहीं करूंगा, आप बताओ कितने। तो ये इनविटेशन टू ऑफर था। अब यहाँ पे आप जो है 6000 पॉन्ड ला के बिल्कुल बोल दो कि खरीदो, मैं खरीदने के लिए रेडी हूँ, तो वो रिसाइन कर सकता है, कैंसिल करा सकता है कि हाँ अब मैं नहीं बेच रहा, क्योंकि मैंने तो ऑफर दिया ही नहीं था, मैं तो आपसे पूछ रहा था आप बताओ कितने में खरीदोगे, फिर मैं सोचूंगा मुझे बेचना है या नहीं बेचना है, ठीक है। तो ऑफर बुला रहा था, वो खुद ऑफर नहीं दे रहा था, इस केस में ये हुआ था। अब हम थर्ड वाला देखेंगे इसी के एसेंशियल में, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, कि एक सिर्फ जनरल से आपसे आपने प्राइस बता दिया कि कितने का है चीज, का मतलब ये नहीं है कि आप ऑफर दे रहे खरीदने के लिए, है ना। ये वैसे ही हो गया मैरिज वाला कि आप शादी करने वाले, इट डजंट मीन कि आप ऑफर दे रहे कि आप कर लें। तो मैं आप कोई पूछेगा और मैं बताती हूँ 10,000 का मोबाइल है, तो ये मतलब नहीं है कि मैं बेच रही हूँ। तो इसके अंदर हार्वी वर्सेस पैसी वाला ही जो है केस वापस आ जाएगा कि उसने जस्ट कोट की थी अमाउंट कि 900 पाउंड जो है इसकी वैल्यू है पेन की, ठीक है। बम्पर हॉल पेन की 900 है, उसने जस्ट स्टेटमेंट दिया था कि इतने का है, ये नहीं बोला था कि मैं बेच रहा हूँ। एग्जाम्पल, द प्राइस लिस्ट ऑफ गुड्स डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर और सेल और सर्टेन गुड्स। मेन्यू देखते हैं आप कहीं भी या मॉल्स में जाते हैं, अभी मैंने बताया था वहाँ प्राइस लिस्ट होती है, कॉफ़ी इतने की अब सब चीज़ें लिखी हुई है। आपने जैसे ही बोला कि मुझे कोल्ड कॉफ़ी ला दो, अब वो क्या बोल रहा है मेरे पास नहीं है, तो आप केस कर सकते हो क्या कि भैया ऑफर दिया और अब ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं खरीदना चाह रही हूँ, ये नहीं दे रहे। वो क्या था, इनविटेशन टू ऑफर था, अब वो एक्सेप्ट करें। आप बोल रहे हो आप लेना चाहते हो कॉफी, उनके पास होगी वो देंगे, नहीं होगी नहीं देंगे, तो ये चीज है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वाला, एन इनविटेशन टू मेक एन ऑफर और डू बिजनेस, ठीक है। अब अगर आप इनविटेशन दे रहे हो किसी के लिए, ऑफर के लिए या बिजनेस के लिए, तो ये भी ऑफर नहीं होगा। एन इनविटेशन टू मेक एन ऑफर, ये जो है ये एक इनविटेशन है, ये ऑफर नहीं है, इतना सा समझा रहे, फिर से लिख के, एन इनविटेशन टू मेक एन ऑफर, द पर्सन मेकिंग द इनविटेशन डज नॉट मेक एन ऑफर,
वो ऑफर नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इनवाइट कर रहा है, रेदर इनवाइट्स द अदर पार्टी टू मेक एन ऑफर। वो दूसरी पार्टी को बोल रहा है कि इनवाइट कर रहा है कि आप मुझे क्या दो, ऑफर दो, ठीक है। हिज ऑब्जेक्टिव इज टू सेंड आउट द इन्विटेशन दैट ही इज willing to deal with any person who on the basis of such invitation ready to enter into a contract। वो अपनी ये willing दिखा रहा है कि मैं चाहता हूँ आए लोग और मुझे ऑफर दे कॉन्ट्रैक्ट के लिए, फिर मैं सोचूंगा, फाइनल कंडीशंस बाद में डिसाइड होगी, ठीक है। इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। अन एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल ऑफ गुड्स बाय ऑक्शन, ठीक है। आपने गुड्स बेचने के ऑक्शन के क्या दिया, एडवर्टाइजमेंट दिया है, तो इनविटेशन टू ऑफर है। अब सामने वाले खरीदने आए तो ये ऑफर नहीं है कि बेचना ही पड़ेगा, नहीं बेचना, ठीक है। ऑक्शन करने की बात हुई थी, ऑक्शन करेंगे। अब पर्टिकुलर उस रेंज में कई बार क्या होता है, आखिरी अमाउंट जो है वो बहुत कम निकली, है ना। इनविटेशन कर रहे थे, आपने लगाया ऑक्शन में बिड, आपने लगाया और आपने उस सबके बिड के बाद भी उसकी वैल्यू नहीं निकल रही है, तो ऑक्शनर क्या करेगा, क्या वो बेच देगा आखिरी वाले को जिसने बोली लगाई है? नहीं, वो क्या करा देगा, ऑक्शन कैंसिल करा देगा कि मैं किसी को भी नहीं दे सकता ये उसके हाथ में, क्योंकि उसने इनवाइट किया था कि आप कितने में खरीदोगे, आप सब बताओ, तो आपने बताया, आपसे ज्यादा उन्होंने बताया, पर अब नहीं पुर रहा है, वैल्यू जितनी होनी चाहिए थी एसेट की वो नहीं निकल रही है, तो फिर ऑक्शन नहीं सेल करेगा। तो वो भी क्या होता है, इनविटेशन टू ऑफर होता है, तो वो वहां पे डिनाई कर सकता है, ठीक है। इट मियरली इनवाइट्स ऑफर बिड्स मेड एट द ऑक्शन, उतना ही बोल रहा है कि आप ऑक्शन में ऑफर दो, ठीक है। इनविटेशन टू ऑफर होता है ऑक्शन, ये समझा रहे हैं। व्हेन गुड्स आर सोल्ड थ्रू ऑक्शन, द ऑक्शनर डज नॉट कॉन्ट्रैक्ट विथ एनीवन हु अटेंड्स द सेल, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो सेल करे, द ऑक्शन इज ओनली एन एडवर्टाइजमेंट टू सेल, बट इट items are not put for sale, though person who have come to the auction may have the intention to purchase। Similar decision was given in the Harris versus Nicholson। अब जिस आइटम को आप खरीदने गए थे वो बाद में मना कर देते हैं, ऑक्शन में ही नहीं रखते, तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ इनवाइट कर रहे थे, आप ऑफर दो, उनको लगता है तो सेल करेंगे, उनको नहीं लगता है तो वो बाद में हटा देंगे। उनको अगर लग रहा है कि उसकी वैल्यू मिलनी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें सेल हो रही थी ऑक्शन में, दो चीज़ों की बहुत कम बोली लगी, ठीक है। आपने सिल्वर की गोल्ड आइटम्स की, उसके बाद अब डायमंड की करने वाले थे, पर जब डायमंड की करने वाले थे गोल्ड में ही आपने देखा कि बहुत अच्छी नहीं लगाई है बिड, तब करोगे ही नहीं, आप उसको हटा ही दोगे कि डायमंड की लगाएंगे, तो ये तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि फ्री की भाव कोई चीज़ होती है ना वैसा वाला, तो वो चीज़ क्या करेंगे, वो धीरे से डायमंड हटा देंगे कि इसको ऑक्शन में मत रखो। तो कर सकते हैं, आप क्लेम नहीं कर सकते कि भाई हम आए डायमंड खरीदने थे, आप दो, ठीक है। Similarly, red herring prospectus issued by a company is only an invitation to the public to make an offer to subscribe the securities of the company। ये तो सीधा समझ आ गया होगा, प्रोस्पेक्टस जब बना रहे हैं तो वो क्या है, पब्लिक को इनविटेशन टू ऑफर है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं स्टेटमेंट, नेक्स्ट पॉइंट हम 10th 9th तक कोई कंफ्यूजन है एसेंशियल्स में, आया समझ, ठीक है। 10th देखते हैं, अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर, इसी को ये थोड़ा सा डिफाइन कर रहे हैं, जो हमने चीज़ें देखी थी कि कहाँ कहाँ ऑफर नहीं होंगे उसको, तो स्टेटमेंट दे रहे हैं हम प्राइस के बारे में, ये ऑफर नहीं है, ठीक है। ये हो गया जनरल सा। व्हाट इज इनविटेशन टू ऑफर, तो ये हम समझ चुके हैं कि ऑफर से अलग होता है। उसके बाद डिफरेंस भी हम समझ चुके कि ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में क्या होता है। ऑफर डायरेक्ट आप दे रहे हो एक्सेप्टेंस के लिए, और इनविटेशन टू ऑफर इसलिए दे रहे हैं कि आओ हमें ऑफर दो, ठीक है। एक जनरल सा डिफरेंस हम देख लेते हैं टेबल फॉर्म में, कि हमारी जो ऑफर की डेफिनेशन 2A में दे के रखी कि ऑफरर क्या करता है अपनी इच्छा कुछ करने के लिए या ना करने के लिए, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग के लिए विलिंगनेस बताता है, अदर्स विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट, दूसरे की इच्छा लेने के लिए उस पर। वेर अ पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल विलिंगनेस, आप फाइनल विलिंगनेस नहीं बताते हैं, यहाँ सिर्फ जनरल सा बोलते हैं, ठीक है। सर्टेन टर्म्स के बारे में,
विच ही इज विलिंग टू नेगोशिएट, वो क्या चाहता है कि सामने वाला कुछ बोले और मैं इस पे नेगोशिएट करूंगा, तो इनविटेशन टू ऑफर है। दूसरा इंटेंशन देखेंगे हम, ये मीनिंग हो गया था इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। तो यहाँ पे क्या होता है कि ऑफर होता है कि एक्सेप्ट करे सामने वाला और कॉन्ट्रैक्ट बने, और यहाँ पे क्या होता है कि इनविटेशन टू ऑफर है कि कोई आकर मुझे ऑफर दे, ये है। फिर सीक्वेंस क्या होता है, तो ऑफर कैन नॉट बी प्रेसिडेंट टू इनविटेशन ऑफर, मतलब ये ऑफर के अंदर बाद में इनविटेशन टू ऑफर नहीं आ सकता है, पर इनविटेशन टू ऑफर के बाद क्या आता है, ऑफर। ठीक है।